यही कंटिन्यू होगा वेक्टर्स? जो हम कर रहे हैं उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। सर आपने 2 क्लासेस ली थी ना लास्ट टाइम, तो बाद वाली क्लास में क्या हुआ था? न्यूमेरिकल्स ही हुए थे बेटा। ओके सर। सर वो मैंने उसका प्रोजेक्टाइल और मैंने उस वेक्टर्स के हुए सर। हैं? सर जो न्यूमेरिकल्स हुए वो सर हुए थे सर, वो प्रोजेक्टाइल और वेक्टर्स के हुए थे। सिर्फ वेक्टर्स के हुए थे बेटा, प्रोजेक्टाइल पे पहुंच ही नहीं पाए हम लोग। ओके वेक्टर्स सर। के इतने सारे क्वेश्चंस थे। और अभी हम लोगों ने, मैंने उसकी भी तो वीडियो आपके साथ शेयर की थी उस दिन, आपको वो सिखाया था टेबल साइन कॉस टैन टेबल कैसे निकालते हैं साइन कॉस टैन की वैल्यूज। ये तो उस दिन मैंने 2 वीडियो शेयर की थी बेटा, आप लोग सारी चीजें देखते नहीं हो क्या? सर इस बार टाइम नहीं मिल रहा था। सर हमारे बैक टू बैक एग्जाम्स थे एंड और भी क्लासेस थी। कोई बात नहीं, बट थोड़ा बहुत टाइम निकाल लिया करो बेटा, कर लिया करो। हाँ चलो। सर, एंड संडे को टेस्ट भी है ना, तो उसका मैं अभी अभी आया हूँ तो मेरा पूरा खत्म नहीं हो पाया। तो आपकी भी रिकॉर्डिंग्स बाकी हैं, सर की भी बाकी हैं और केमिस्ट्री की भी है। कोई नहीं समीर, कोई नहीं अमृत, मेरी बाकी सब चीजें कर लो, मेरी तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है अभी। ओके सर। लेकिन अपने एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आपको सभी चीजों को इक्वल वेटेज देनी चाहिए। अपने टाइम को कुछ इस तरह से मैनेज करो, ये सभी के लिए है बेटा, कि आप सभी सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम दे पाओ। ठीक है सर मेरे अक्टूबर में पेपर है। सबके हैं? सर 35 मार्क्स की थ्योरी है, 15 की प्रैक्टिकल है। सबके हैं? सर सेम ही है सबका? सबका सेम है। हैं? हाँ हाँ। कमाल हो गया यार। कमाल क्यों हो गया? नहीं यूजुअली गुड्डे तो वाले क्या? 80 मार्क के रखते हैं गुड्डे वाले। बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ सॉरी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली की तरफ से, ठीक है, सभी स्कूल्स को बेसिकली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की गाइडलाइंस को मानना पड़ता है। तो उन्होंने 1 सितंबर को एक सर्कुलर रिलीज किया है, दैट सर्कुलर इज विद मी। उसमें 9th और 11th के लिए उन्होंने बोला है कि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर/नवंबर, ठीक है, तो इसका मतलब होता है आफ्टर मिड अक्टूबर एंड बिफोर मिड नवंबर आपको एग्जाम्स खत्म करने हैं। तो उसके लिए उन्होंने जो गाइडलाइंस दी हैं उसमें 35 मार्क्स की थियरी है, 15 का प्रैक्टिकल है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका 35 मार्क्स का थियरी पेपर होना ही होना है। अच्छा, वहां तक जो कोर्स आएगा वो आएगा आपका ग्रेविटेशन तक, तो इसीलिए हम लोग उसको भी पुल अप करने की कोशिश करेंगे। दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग फ्रिक्शन टुडे। ओके सर जी। सर संडे वाली क्लासेस जो न्यूमेरिकल्स ली थी वो होगी सर? हाँ होगी। मेरे 27 सितंबर से पेपर है। मेरे भी सर। सर मेरे भी सर मेरे 27 से है। 18 से है सर। सर मेरे भी 27 से। थोड़ा सा वेट करो, हो सकता है 27 से ना हो, कोशिश करो, देखो, थोड़ा सा वेट करो। सर हमारे 18 को हमारा सिलेबस वगैरह सब बता दिया। कितना आ रहा है? सर ग्रेविटेशन तक। कोई बात नहीं बेटा, कोशिश पूरी है ग्रेविटेशन तक पहुंचने की, क्योंकि वर्क एनर्जी एंड पावर ऑफ लेकिन सिर्फ एमसीक्यू आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन देखो ना, मैं अगर सब्जेक्ट मुझे पढ़ाना है तो मैं ये नहीं पढ़ा सकता कि बेटा ये फॉर्मूला याद कर लो, इसके ऊपर एमसीक्यूज आएंगे, फिर तो क्या ही सब्जेक्ट करेंगे यार। सब्जेक्ट को तो हमें प्रॉपर सब्जेक्टिवली ही करना पड़ेगा ना। यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। कोई टेस्ट? टेस्ट बता दूंगा मैं। कायदे से आपका टेस्ट कल है, लेकिन अभी हाल फिलहाल तक कोई टेस्ट नहीं है कल के लिए। फ्रिक्शन। अच्छा बेटा, व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन बेसिकली एक रिटार्डिंग फोर्स होती है जो कि ऑब्जेक्ट को उसके मोशन में जाने से अपोज करती है। तो आप लिखेंगे इसको कैसे? इट इज अ रिटार्डिंग फोर्स which comes into play when a body actually moves or tends to move. फ्रिक्शन को अगर हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें तो फ्रिक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स। पहला आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन, तीसरा आपका डायनामिक फ्रिक्शन। अब डायनामिक की फिर से आप डिविजन्स कर सकते हो
इसमें होता है आपका काइनेटिक और इसमें स्लाइडिंग भी आ सकता है और इसके अंदर रोलिंग फ्रिक्शन भी आ सकता है, ठीक है। तो ब्रॉड अगर क्लासिफिकेशन करी तो देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड डायनामिक। और जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी किसी भी एक सरफेस के ऊपर अगर इट इज इन द रेस्ट पोजीशन तो यहां पर हमेशा आप याद रखना एक स्टैटिक फ्रिक्शन इज देयर। इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स जाएगा mg, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स। लेट्स से इफ वी वांट टू मूव दिस ऑब्जेक्ट इन दिस डायरेक्शन तो मैं इसको पुल करूं अगर एक फोर्स F से तो पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगी, फ्रिक्शनल फोर्स। दिस फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन, यानी फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? mg के बराबर, ठीक है। तो आप फ्रिक्शनल फोर्स को लिख सकते हो F is equals to mu r, where mu is called coefficient of friction. mu को कहते हैं coefficient of friction। और बेटा आप r की जगह अगर mg पुट कर दें then this can be written as F is equals to mu mg, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट होगी किसके? अप्लाइड फोर्स के, और अप्लाइड फोर्स से हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही एक्ट करती है। तो अगर हम इन दोनों फोर्सेस को इन वेक्टोरियल नोटेशंस लिखना चाहें तो F अप्लाइड इज इक्वल टू माइनस ऑफ F फ्रिक्शन। ऐसा यूनिट हमेशा न्यूटन ही रहती है फोर्स की, नो मैटर कि हम कौन सी फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा यूनिट ऑलवेज रिमेन्स न्यूटन, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, अब जैसे कि मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में कहा, जब तक ये बॉडी रेस्ट पर रहेगा तब तक ये फ्रिक्शनल फोर्स कैसी रहेगी? स्टैटिक रहेगी। तब तक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के केस में, यहां लिखते हैं अलग से, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के केस में बेटा Fs is equal to mu s into mg. Now this s is a subscript and this s represents, or this s suggests here that the body is at rest, body is static, ठीक है। यस सर। यस सर। अब जब भी कभी हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता क्या है? देखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज एन आइडिया बेसिकली, ठीक है। यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको लगता हुआ दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? बिकॉज इट इज एन आइडिया। अब हम कहते क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? अगर मैं आपको बोलूं डिफाइन लिमिटिंग फ्रिक्शन तो उसका आंसर ये होगा जो मैं बोल रहा हूं। लिखेंगे इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन, हेडिंग डालें और उसकी डेफिनेशन लिखें, लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखो। It is the amount of friction acting on a body. It is the amount of friction acting on a body when the body is in about to move condition. When the body is in about to move condition. अब about to move condition का मतलब होता है that it is at the verge of its motion, यानी अगर बॉडी हम कहें कि इनिशियली स्टैटिक है, रेस्ट पर है, और हमने उसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू करा, ठीक है। तो जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू करेंगे, देखो जैसे ये मेरे पास एक बॉडी है और ये बॉडी रेस्ट पर है और मैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना शुरू करूं। अभी मैंने फोर्स लगाया बट ये मूव नहीं कर रहा, लेकिन अब मैंने फोर्स लगाया तो ये मूव कर गया। तो एक वो भी तो स्टेज थी ना जहां पर बॉडी रेस्ट पर तो नहीं थी फुल्ली एंड इट इज इन अबाउट टू मूव कंडीशन, यानी कि वो मूवमेंट होने वाली थी।
उस पर्टिकुलर वर्ज को बोलते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट इंस्टेंट को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन की जब हम बात करते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन कंपैरिजन में लिमिटिंग फ्रिक्शन के काफी ज्यादा हो जाता है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन कहीं एक इन बिटवीन वैल्यू है किसके, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के। ठीक है, यस सर ये वैसा ही केस है कि मतलब दीवार के ऊपर हम दीवार को फोर्स लगा रहे हैं दीवार के ऊपर, लेकिन वो मूव नहीं कर रही। हाँ मूव नहीं कर रही तो वो स्टैटिक है। लेकिन अबाउट टू मूव कंडीशन में कब आएगी, जब आप उसकी बैलेंसिंग फोर्सेस को अनबैलेंस कर दोगे। तो जब आप उसको एग्जैक्टली अनबैलेंस करोगे तो वो मूव करना शुरू करेगी, है ना। सो Yes, तो ये sir. मिनिमम वैल्यू है मतलब। काइनेटिक फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू, बिल्कुल ठीक बात। यस सर। ये काइनेटिक फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू। ठीक है बेटा। यस सर। और हम ये भी कह सकते हैं दैट इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट लिखें लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। व्हाट आर द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन? लिखो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। First law, the direction of the force of limiting friction, the direction of force of limiting friction is always opposite to the direction of its motion. लिख लिया? सर opposite to the motion tends to take place. Opposite to the motion tends to take place. सिंपल बात है बेटा, ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है, आप उसको पुल कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, इट इज एन अबाउट टू मूव कंडीशन, तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट लगेगा। किससे अपोजिट? जिस डायरेक्शन में मोशन जाएगा उससे अपोजिट लगेगा। ठीक है, हो गया? यस सर। सेकंड लिखें लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स टेंजेंशियली टू द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। अब टेंजेंशियल आप ऐसे तो ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। मान लो कि यहां पर एक व्हील है, एक टायर है, तो मोशन अगर इस तरफ है इसका, तो फोर्स इस तरफ लगेगी। यहां पर भी आप देख रहे हो फोर्स कहां एक्ट कर रही है, दोनों बॉडीज के सरफेसेस इन कांटेक्ट पे। तो ये भी टेंजेंशियल कहलाता है, ये भी टेंजेंशियल कहलाता है। बट आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट टेंजेंट का यहां से समझ में आता है, तो इसीलिए मैंने यहां पर ये एक फिगर बना दी कि दिस इज द बॉडी एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो रोटेशन होंगे वो इस तरह से होंगे, ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कहां लगेगा, बैकवर्ड्स। सो दिस इज टेंजेंशियल डायरेक्शन। क्लियर है? सर एक बार ये सेकंड लॉ फिर से रिपीट करना। सेकंड लॉ ये कहता है that its direction is tangential to the two surfaces in contact. Force of friction की जो डायरेक्शन होती है, it is always tangential to the two surfaces in contact. ठीक है? आंसर थर्ड, the magnitude of limiting friction. The magnitude of limiting friction is directly proportional to the normal reaction. लिखा ना, F directly proportional to R. The magnitude of limiting friction is directly proportional to the normal reaction. ठीक है बेटा?
Yes, sir. थर्ड नहीं, फोर्थ। सर हाँ जी, सर नॉर्मल रिएक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन है ना? नॉर्मल रिएक्शन दोनों ही केसेस में सेम रहेगा। अगर बॉडी मूव करेगी तो भी नॉर्मल रिएक्शन की वही डायरेक्शन रहेगी, और अगर बॉडी स्टैटिक रहेगी तो भी नॉर्मल रिएक्शन की वही डायरेक्शन रहेगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को आप स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होगा, ठीक है बेटा। ओके सर। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखें। Limiting friction always depends upon the nature of two materials. Nature of materials with which the two surfaces are made up of. अब ऑब्वियसली यहां पर फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कहां से डिसाइड होगी? ये सरफेस जिसपे के बॉडी मूव कर रही है और वो मटेरियल जिससे के बॉडी बनी है। अब आप सोचो, अगर आपसे ये कहा जाए कि ऑन अ ग्लास फ्लोर आप बाइक राइड करो, तो जब आप ब्रेक्स लगाएंगे तो एवरी टाइम जब आप ब्रेक्स लगाएंगे तो बाइक स्किड करेगी ना ऑन अ ग्लास फ्लोर। लेकिन बाहर रोड पर तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि रोड पे क्या होता है, रफनेस ज्यादा होती है, और रफनेस ज्यादा होने का मतलब ये होता है बेटा कि दोनों सरफेसेस के बीच में ना ऐसे ग्रूव्स की इंटरलॉकिंग हो जाती है। जब भी कभी दो सरफेसेस हम आपस में कांटेक्ट की बात करते हैं, लेट्स से टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट, तो दोनों सरफेसेस के ऊपर कुछ ग्रूव्स बने हुए होते हैं। ये ग्रूव्स आपस में एक दूसरे को इंटरलॉक कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ऐसे। जब आप अपर सरफेस को आगे की तरफ मूव कराने की कोशिश करते हो तो लोअर सरफेस के जो ग्रूव्स होते हैं उनके साथ ऐसे इंटरलॉकिंग हो जाती है, और ये इंटरलॉकिंग को तोड़ना हमारे लिए जरूरी होता है फॉर बॉडी टू मूव। तो ऐसा करने के लिए आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ती है। अब वो जो फोर्स आप लगा रहे हो वो किसके एक्सपेंस पे लगा रहे हो? उसी फोर्स के एक्सपेंस पे जो कि अपोजिट डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा था इसकी इंटरलॉकिंग की वजह से। और ये फोर्स आपकी फ्रिक्शनल फोर्स होगी और ये फोर्स आपकी अप्लाइड फोर्स होगी, ठीक है बेटा। तो दैट इज व्हाई हमने ये कहा कि फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कांटेक्ट और द मटेरियल्स इन कांटेक्ट, ठीक है सर हाँ सर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो आपने बताया था मैं सुन नहीं पाया था, मेरी साइड से वॉइस कट हो गई। स्टैटिक फ्रिक्शन, बॉडी जब रेस्ट पर है तो उस टाइम पर उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है वो मिनिमम होगी, क्योंकि ग्रूव्स Yes, के sir. अंदर है ना वो। यस सर। जो ग्रूव्स हैं वो इंटरलॉकिंग के साथ फोर्स ज्यादा अप्लाई करना शुरू करेंगे जब आप उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करोगे उसको मूव कराने के लिए। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो दैट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, और उसी को आप स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हो। हाँ जी। तो जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे अपोजिंग फोर्स बढ़ेगा इनिशियली, और जैसे जैसे इनिशियली अपोजिंग फोर्स बढ़ेगा तो वो कहां पहुंचेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन पे। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द अबाउट टू मूव कंडीशन एंड दैट इज बेसिकली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके सर। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखें लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का। That magnitude of limiting friction is independent of shape or area of surfaces in contact. Shape or area of surfaces in contact. बट यहां एक कैच है, ठीक है, और वो ये है कि इसी में आगे लिखें इन कॉन्टैक्ट के बाद as long as the normal reaction remains the same.
as long as the normal reaction remains the same. सर हाँ बेटा, सर एक बार ये वाला लॉ रिपीट कर दो प्लीज। हाँ मैंने बोला that the magnitude of limiting friction is independent of the shape or area, is independent of shape or area of surfaces in contact, as long as normal reaction remains the same. अब इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, देखो जरा, मान लो कि आपके पास ये एक सरफेस हो और इनिशियली ये बॉडी कैसे पड़ी हुई थी, एक फ्लैट सरफेस के ऊपर, और इसी बॉडी को आपने उठा के कहां रख दिया, इंक्लाइन प्लेन पे, तो अब नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो गया ना? यस सर। कैसे चेंज हो जाएगा, देखो, इसका वेट जाएगा नीचे mg, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ r जा रहा है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पीछे हो जाएगा mg cos थीटा, और इधर हो गया mg sin थीटा। तो यहाँ पर देखें आप कि इधर तो वो सिर्फ mg पे डिपेंड कर रहा था, है ना? इधर किस पे आ जाएगा, mg cos थीटा पे आ जाएगा। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्योंकि वेरी कर गया, तो शेप एंड साइज का फर्क पड़ गया, अदरवाइज शेप एंड साइज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर नॉर्मल रिएक्शन सेम रहता है तो। ठीक है? ठीक है, बोर्ड क्लियर कर दूं? यस सर। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है बेटा, लिखें काइनेटिक फ्रिक्शन। Kinetic friction comes into play. Kinetic friction comes into play when two bodies are in relative motion with each other. अब two bodies relative motion में कैसे? Obviously, अब like अगर मैं ये कहूं कि a car is moving on a straight road, तब आप कहोगे कि रोड तो मूव नहीं कर रही, लेकिन जब आप कार में बैठे हो तो रोड भी आपको मूव करती हुई दिखती है, बैकवर्ड्स जाती हुई दिखती है। तो यहाँ पर एक रिलेटिव मोशन हम जनरली कंसिडर करते हैं, ठीक है? बट बेटा ऐसा भी हो सकता है जब दोनों चीजें मूव करें, ठीक है? यानी लेट्स से वन बॉडी इज स्लाइडिंग ओवर अनदर, तो नीचे वाली बॉडी पीछे जा रही है और ऊपर वाली बॉडी आगे की तरफ जा रही है। ऐसा कब होता है? देखो, आपने अपनी गाड़ी के ऊपर एक लगेज रखा, ठीक है, और आप गाड़ी के रूफ पे लगेज रख देते हो, आपने उसको बांधा नहीं और आपने गाड़ी स्टार्ट कर दी और गाड़ी आगे की तरफ चलना शुरू कर देती है। थोड़ी देर के बाद जैसे जैसे गाड़ी एक्सेलरेट करेगी तो जो लगेज होगा वो कहाँ आएगा, पीछे की तरफ। तो देयर इज अ रिलेटिव मोशन। ऐसा होता है ना? यस सर। हाँ, ये आप जैसे कि ट्रेडमिल आप में से कुछ लोग यूज करते होंगे, तो आप देखते हो जो ट्रेडमिल की बेल्ट होती है वो पीछे की तरफ भागती है, बट आप उस पे आगे की तरफ भागते हो, है ना? तो अगेन Yes, अ sir. रिलेटिव मोशन इज देयर। तो कहने का मतलब जब भी कभी इस तरह से कोई एक रिलेटिव मोशन होगा, देन द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू बॉडीज व्हिच आर इन रिलेटिव मोशन विद ईच अदर इज सेड टू बी काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए कॉन्सेप्ट वही है कि F इज इक्वल्स टू
म्यू के इंटू आर, ठीक है, और म्यू के यहां पर जो सबस्क्रिप्ट है इट इज रिप्रेजेंटिंग काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। यस सर। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, आर को आप mg कंसिडर, मतलब अगर दिस इज अ स्ट्रेट सरफेस, मतलब पैरेलल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ऑब्वियसली mg नीचे आर ऊपर, फोर्स इधर लग रही है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा। अगर बॉडी एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ जा रहा है तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में देयर मस्ट बी सम कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आपका जो F होगा इस केस में विल बी गिवन बाय म्यू के इनटू mg। तो कॉन्सेप्ट वही रहता है मोर और लेस जो कि हमने लिमिटिंग और स्टैटिक के लिए करा। द ओनली थिंग इज के वैल्यूज चेंज हो जाती हैं यहाँ पर, और जब वैल्यूज चेंज हो जाएंगी तो हम लोग उन वैल्यूज को यूज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, और वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये कि हमने ये बोला था कि ये बॉडी है, mg डाउनवर्ड्स है, और नॉर्मल रिएक्शन ये रहा, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है, अप्लाइड फोर्स आगे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो इसका पैरेलल शिफ्टिंग करके मैंने यहाँ बना दिया कि ये फ्रिक्शनल फोर्स है, पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन था R। तो इसका रिजल्टेंट ये जाएगा बेटा, यस सर। दोनों फोर्सेस हैं, वेक्टर फोर्स, वेक्टर्स होते हैं दोनों फोर्सेस, आर भी और एफ भी। तो इसका जो रिएक्शन फोर्स जाएगा, सॉरी जो रिजल्टेंट जाएगा, वो आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की वजह से मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो रिजल्टेंट और आर के बीच में देयर इज एन एंगल थीटा, है ना। यस सर। रिजल्टेंट और आर के बीच में एक एंगल है थीटा। अगर हम इस थीटा की टर्म्स में बात करें और इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करने की कोशिश करें, तो ये पैरेलल प्रोजेक्शन यहां लिया जाए तो दिस इज अगेन एफ, है ना। यस सर। तो हमने क्या लिखा था, F इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू आर। तो आप म्यू के को F बाय आर लिख सकते हो ना। यस सर। यस बेटा ये F बाय आर इस राइट एंगल ट्राइंगल में कंसिडर करो, क्या है इस राइट एंगल ट्राइंगल में F बाय आर गिव्स यू tan थीटा। तो म्यू के इज आल्सो इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा को आप क्या कह सकते हो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहां से जो थीटा निकला, इस थीटा को आप क्या कह सकते हो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सर ये वाला फिर से बता दो, समझ में नहीं आया। देखो बेटा, मैंने सिंपल सी बात करी कि आपके पास ये एक सरफेस, इस सरफेस के ऊपर एक बॉडी रखी है, वो बॉडी आगे की तरफ मूव करती है। अगर एक फ्रिक्शनल अगर एक फोर्स F की वजह से ये अप्लाइड फोर्स है, तो फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड्स एक्ट करेगा टेंजेंशियल बिटवीन द टू सर्फेसेस। तो वेट mg डाउनवर्ड्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन इज अपवर्ड्स। तो अगर ये मेरा फ्रिक्शनल फोर्स है, हमने सिर्फ सेंटर पर सभी फोर्सेस को ऑब्जर्व करने की कोशिश करी, तो ये भी वेक्टर होता है, ये भी वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट ये जा रहा है। So there is an angle between the R and the resultant. तो इस पैरेललोग्राम को अगर मुझे कंप्लीट करना है तो यहां पर F होगा और यहां पर R होगा, ठीक बात है। यस सर। तो ये जो रेशो बनेगी यहाँ पर F और R की, अगर मैं यहाँ से tan थीटा कैलकुलेट करूं तो tan थीटा इज F by R ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस सर। तो F by R तो लेकिन हमें पता है कि म्यू के होता है। यस सर। So this theta is your angle of friction. ओके सर। यानी अगर मुझे ये पता लग जाए कि स्टैटिक फ्रिक्शन है कितना या काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है या फ्रिक्शन कितना है, मुझे अगर ये पता हो और और अगर मुझे इन दोनों में से कोई कंपोनेंट निकालना हो, तो आई कैन यूज
tan थीटा, ठीक है, तो वैल्यू पता लग जाएगी। सर को आप समझा रहे हो, समझ नहीं आया एक बार ढंग से। बेटा अच्छा मान लो कि ये थीटा 45 होता, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती ना? यस सर। तो इसका मतलब म्यू के 1 होता ना? हाँ जी सर। तो इसका मतलब f अपॉन r की वैल्यू 1 होती ना? यस सर। तो इसका मतलब f r के बराबर हो जाता। हाँ जी सर। ठीक है, अगर ये वैल्यू 1 के बजाय कुछ और होती, लेट्स से कि ये वैल्यू होती 1.7, ओके सर। ठीक है, हाँ जी। तो अगर ये वैल्यू 1.7 है तो f बाय r आपके पास 17/10 हो जाता। यस सर। तो हम ये कह सकते थे कि ये अगर 17 है तो ये आपका सिर्फ 10 ही है ना? यस सर। यस सर। तो इस तरह से मुझे फ्रिक्शन की वैल्यू भी मिल गई और f और r की वैल्यूज भी मिल गई इन टर्म्स ऑफ Yes, sir. वेरिएबल्स, यस है ना? सर। तो हम इसको ऐसा लिखते हैं ना, 17k अपॉन 10k इज इक्वल टू tan थीटा, ऐसे लिखते हैं ना बेटा? हाँ जी सर। बस इतना ही समझा रहा था मैं कि ये जो एंगल Okay, है sir. ये हमें क्या देगा, फ्रिक्शन की वैल्यू दे देगा। आपको डायरेक्ट अगर फ्रिक्शन की वैल्यू ना पता हो तो आप tan थीटा से भी निकाल सकते हो, यानी Okay, आपको sir. r पता हो तो आप वहां से tan थीटा कैलकुलेट करो, थीटा पता लग जाएगा, थीटा पता लग जाएगा तो म्यू के पता चल जाएगा। ओके सर। ठीक है, यस सर। हाँ बेटा। सर ये न्यू डायमेंशनल लेस है ना? क्या चीज? म्यू? हाँ न्यू, यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, फ्रिक्शन है एंड इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ फोर्सेस, तो ये डायमेंशनलेस हुआ। सर अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को कंपेयर करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा होगा ना? बिल्कुल बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा होगा। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का कंपैरिजन किया जाए तो याद रखना स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन से। अब ऐसा होता क्यों है, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी अगर हम अप्लाई करें तो देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी मूव नहीं कर रही है ना, यस सर। और आपने फोर्स लगाना शुरू करा तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी एंड इट रीचेस अप टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हिच इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। As soon as the limiting frictional force is overcome by the applied force, तो फ्रिक्शन तो खत्म हो गया, कम हो गया इनफैक्ट, तो सडनली उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। तो अब जो फ्रिक्शन होगा वो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। ठीक है बेटा, अरे ठीक है, यस Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ रिपोज। नाउ व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? अच्छा, अभी तक हमने जितना भी कुछ करा उसमें से जो काम की बातें थी वो ये थी कि जो हमने लॉज पढ़े उन लॉज के अकॉर्डिंग आपको सभी चीजें कहीं ना कहीं जहां अप्लाई करनी होंगी वो यूज करने होंगे, और इसके अलावा जनरल फॉर्मूलाज F इक्वल टू म्यू mg, चाहे वो काइनेटिक के लिए हो चाहे वो स्टैटिक के लिए हो। ठीक है, और या फिर कि tan थीटा भी आपका काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होता है। बट अब जो केस हम करने वाले हैं ये पर्टिकुलर चीज मैक्सिमम टाइम्स आपसे पूछी जाती है, यानी कि फ्रिक्शन में ये वाले टॉपिक की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। अगर फ्रिक्शन से क्वेश्चन आएगा तो एंगल ऑफ रिपोज और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के ऊपर किया आएगा, इसके अलावा और किसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आने की संभावनाएं कंपैरेटिवली काफी कम होती हैं। तो एंगल ऑफ रिपोज है क्या?
एंगल ऑफ रिपोज। अच्छा मान लें कि ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ये 90, दिस इज एंगल थीटा, या चलो अल्फा मान लेते हैं आपकी बात, ठीक है, ये आपका एंगल अल्फा। मान लिया कि इसके ऊपर हमने यहाँ पर एक बॉडी रखी, ठीक है। अब ऐसा नहीं था कि हमारे पास स्टार्टिंग में ये एक एंगल है और हमने यहाँ पर इसको बॉडी को रख दिया। हुआ क्या था, हुआ ये था कि ये आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन, और इस इंक्लाइन प्लेन का शुरुआती एंगल जो है वो बहुत छोटा है। हमने इसके ऊपर एक बॉडी रखी यहाँ पे। अब ये बॉडी अपने आप से तो नीचे आना नहीं शुरू होगी ना, या आ जाएगी? नो सर। अपने आप से सर वो नहीं सरफेस पे डिपेंड करता है ना। हाँ, सरफेस पर डिपेंड करता है। देखें, ये एक सरफेस, और इस सरफेस के ऊपर मैंने ये एक बॉडी रख दी, ठीक है। तो अगर मैं इसको हल्का सा इंक्लाइन करूं, अब आप देखो, तो क्या ये स्लाइड कर रहा है? नहीं कर रहा। मैं अब इसको और इंक्लाइन करूं, अभी भी नहीं कर रहा, अब नहीं कर रहा, अभी भी नहीं कर रहा, अब कर गया, है ना। तो देयर इज एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल जिस पर कि ये स्लाइड कर गया, और वो एंगल ये बनेगा, है ना, यहाँ पर बनेगा ना। यस सर। तो हमने क्या करा था, इस पर्टिकुलर इंक्लाइन प्लेन को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करा, ऊपर की तरफ लाना शुरू करा। there must be some angle at which body starts sliding down। जिस एंगल पर ऐसा होना शुरू होगा उस एंगल को आप क्या कहोगे? एंगल ऑफ रिपोज या फिर एंगल ऑफ स्लाइडिंग, ठीक है। ओके सर। तो उस एंगल पे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन लेंगे ना? है बेटा, तो उस एंगल पर लिमिटिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, बिल्कुल ठीक बात है। और जैसे ही वो लिमिटिंग को ओवरकम कर जाएगा, इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, ठीक है। यस। तो अब यहां अगर हम देखें तो इसका वेट वर्टिकली mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन इज दिस, इसका रेजोल्यूशन करा, दिस इज mg sin अल्फा एंड दिस इज mg cos अल्फा। अब बॉडी नीचे आ रही है, बॉडी की एक्सेलरेशन नीचे है, और फ्रिक्शनल फोर्स तो पीछे की तरफ एक्ट करेगा, है ना। यस। ठीक है। तो अगर मैं लिखूं R is equals to mg cos alpha और F is equals to mg sin alpha, तो R by F is equal to cot alpha हो जाएगा, यानी कि tan alpha is equals to F by R, ठीक है। Yes, sir. So tan alpha is equals to F by R, और इसी को हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। सर ये एंड क्लियर एक बार फिर से रिपीट करना। F by R is equals to tan alpha हुआ, बट F by R किसके इक्वल होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है ना। यस यस सर। सर। So this tan alpha can also be written as mu sliding, यानी कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग। सर तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से रिलेटेड था ये पूरा। देखो मैंने आपको बोला था, याद करो, डायनेमिक फ्रिक्शन के 3 पार्ट्स, एक आपका काइनेटिक, दूसरा स्लाइडिंग, तीसरा रोलिंग। अब यहाँ ये जो डिफरेंस हमने लिया वो कैसे लिया? काइनेटिक की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं फ्लैट रोड और फ्लैट सरफेस, उसके ऊपर 2 फ्लैट बॉडीज मूव कर रही हैं, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम स्लाइडिंग की बात करते हैं तो देयर मस्ट बी सम एंगल ना, फ्लैट सरफेस के ऊपर तो कोई भी बॉडी स्लाइड नहीं कर सकती, तो सरफेस का इंक्लाइन होना जरूरी है। यस सर। तो इनिशियल जो हमने बात की वो हमने की थी काइनेटिक फ्रिक्शन में, बॉडी को स्टैटिक सरफेस मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रख के। जैसे हमने सरफेस को इंक्लाइन करा तो फ्रिक्शन का नाम बदल गया, वहां पर वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गया, बट है तो काइनेटिक ही ना, स्टैटिक तो नहीं है, बॉडी तो मूव कर गई, ठीक है। Yes, sir.
बेटा सबको क्लियर है ये वाली बात? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir, clear. तीसरी बात होती है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, रोलिंग की बात यहां नहीं करेंगे, रोलिंग की बात करेंगे जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए आपके पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर टॉर्क लगता है, टॉर्क लगता है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, और वहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट होता है। तो अभी हम उसकी बात नहीं कर सकते। इवन इन योर स्कूल्स आल्सो दैट पर्टिकुलर टॉपिक विल बी कंसिडर्ड इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट। ठीक है, Yes, sir. ओके सर। ओके सर। तो एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्लियर हो गया? सर हाँ, sir. एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, देखो समझो, लेकिन एक रिलेशन हम बना सकते हैं। रिलेशन हम ये बना सकते हैं, अगर मैं यहां पर ये कहूं कि आपका अल्फा, इफ अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, अगर अल्फा आपका यस सर। सर यू Sir, सर you're आपका mute. माइक म्यूट हो गया सर। बेटा आवाज आ रही है? Yes. Yes. यस सर। Yes, sir. हाँ, मैंने कहा कि अगर हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे थे तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में हमने बोला कि स्लाइडिंग फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू tan अल्फा। ठीक है, लेकिन अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते तो वो किसके बराबर था? म्यू स्टैटिक इज इक्वल टू tan थीटा आया था, और म्यू स्लाइडिंग इज इक्वल टू tan अल्फा आया ना, यही था। यस सर। तो आपका tan थीटा tan अल्फा के बराबर हो जाएगा कब? ऐसा कब हो सकता है? ऐसा कब हो सकता है सब सर जब कि दोनों जब ये वाला परपेंडिकुलर। इंक्लाइन प्लेन एग्जैक्टली इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाए? Yes, sir. यस सर। तभी हो सकता है ना बेटा, और तो कोई सिचुएशन नहीं है ना ऐसा होने के लिए। बेटा आप सोचो कि ये म्यू स्लाइडिंग, अभी यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? स्लाइड, सॉरी, फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी लग रही है? स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, यहाँ कौन सी लगेगी? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। मैं एस एल और एस पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको यहाँ पर। ठीक है, अब आपका एफ एस पी बराबर हो जाए एफ एस एल के, वो तभी हो सकता है जब अल्फा 0 हो जाए। यस सर। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्टैटिक एंड स्लाइडिंग, कि अगर आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन को स्टैटिक में कन्वर्ट करना चाहते हो देन यू हैव टू मेक दिस अल्फा 0। ठीक है, ओके सर। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आपका tan थीटा बराबर हो जाएगा tan अल्फा के। ठीक है बेटा, Okay, sir. नेक्स्ट, अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्सेलरेशन निकालना मैंने सिखा रखा है आपको। No, sir. नो कह देते हो यार, पुली वाले क्वेश्चन करे थे इंक्लाइन प्लेन पे, एक्सेलरेशन निकाली थी। यस सर। हाँ, sir. वही तो है, देखो फिर से, बट वहां फ्रिक्शन यूज नहीं किया था, अब की बार फ्रिक्शन साथ में यूज करें। ठीक है, देखो जरा, बोर्ड क्लियर कर दूं? यस सर।
देखना ध्यान से। Acceleration of a body sliding down the inclined plane देखो एक बॉडी है जिसका मास m, तो वेट mg डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करा, दिस इज एंगल अल्फा, तो mg sin अल्फा के साथ ये नीचे मूव कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लग रही है, लेट्स से इट इज स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, so its acceleration is a. Initially it was at rest here and suddenly it starts sliding down, तो a हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी, फिर से क्या करें, FBD बनाएं, देखें जरा, दिस इज FSL, this is mg sin alpha and this is acceleration a, तो बेटा mg sin alpha बड़ा होगा फ्रिक्शनल फोर्स से, तो mg sin alpha माइनस ऑफ FSL इज इक्वल टू ma होना चाहिए। यस सर, सर नेट फोर्स ना। हाँ बेटा बिल्कुल नेट फोर्स। अब FSL को मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू SL इंटू एग्जैक्टली R इज इक्वल टू ma। अब R के अपोजिट क्या आ रहा है, mg cos alpha, so this will be mg sin alpha minus of mu SL mg cos alpha is equal to ma, लिख सकते हैं। यस सर। अब आप इस m को कैंसिल आउट कर दो फ्रॉम बोथ साइड्स, सो योर एक्सेलरेशन विल बी a is equals to g into sin alpha minus mu SL cos alpha, this is your answer, ठीक है। यस सर। Yes, sir. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, No, sir. सबको क्लियर है। Yes. यस सर। यहां से रब कर दो इसको, एक सेकंड सर। नहीं मैंने ले लिया बेटा, स्क्रीनशॉट में शेयर कर दूंगा रात तक। ठीक है ओके सर। अभी बात करेंगे स्लाइडिंग अब बोले अगर अप द इंक्लाइंड प्लेन, अब अगर इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी ऊपर जा रही है, ठीक है, तो क्या होगा, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ये हो जाएगी, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ जाएगा अब आपके पास, पीछे की तरफ, है ना। Yes. तो इस केस में आसान हो गया, सीधा सीधा ma is equals to mg sin alpha प्लस ऑफ FSL, तो आप लिख सकते हैं mg sin alpha प्लस ऑफ mu SL mg cos alpha इक्वल टू ma, m कैंसिल आउट हो जाएगा, सो a विल बी इक्वल टू g टाइम्स ऑफ sin alpha प्लस mu SL cos alpha, ठीक है। दिस इज योर फाइनल एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा। यस सर। Yes, sir. सर इस वाले की कंडीशन क्या थी सर? कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक्सेलरेशन ऊपर है बट दोनों फोर्सेस पीछे की तरफ है, तो कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपकी जो अप्लाइड फोर्स है इट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ दीज टू, ओके सर। ठीक है। इनइक्वालिटी कंडीशन से बनता है वैसे ये, हम इसको लिखें तो ऐसा लिखना चाहिए, हमें इक्वल टू का निशान नहीं लगाना चाहिए, हमें ऐसा लिखना चाहिए, ठीक है।
यस सर। बट लिख देते हैं फिर भी, कोई दिक्कत नहीं है। सर ग्रेटर देन इज इक्वल टू होता है। होता तो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू, बट सफिशिएंटली लार्ज होगा तभी वो मूव कर पाएगा। वैसे आप ग्रेटर देन इक्वल टू ले सकते हो, अगर हम इक्वल टू ले सकते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू लेने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, यस सर। क्लियर है ये? Yes, sir. यस Yes. अच्छा, एक ना बहुत एलिमेंट्री आइडिया मैं आपको रोलिंग फ्रिक्शन का यहाँ दे ही देता हूँ, ठीक है, छोड़ते नहीं है उसको, बट वैसे उसको आप समझ पाओगे वहीं पर। मैं इलस्ट्रेशन नहीं करा पाऊंगा उसकी, क्योंकि आप अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट जानते नहीं हो, तो इलस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा। एक एलिमेंट्री आइडिया आपको दे देता हूँ कि क्या होता है, लॉज क्या है रोलिंग फ्रिक्शन के, ठीक है। करें? Yes, sir. ठीक है, पहले तो लिखो कि रोलिंग फ्रिक्शन है क्या, इसके लॉज क्या है। लिखो लॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। सर इसकी डेफिनेशन नहीं है। लिख लो, रोलिंग फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज, और या ऐसा लिख सकते हो, रोलिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले, रोलिंग फ्रिक्शन comes into play when a body of any material in a cylindrical or spherical shape, in a cylindrical or spherical shape, rolls on a surface area, surface area यानी on a surface, rolls on a surface। जैसे कि ये आपके पास एक सरफेस है और इसके ऊपर एक स्फेरिकल या फिर एक सिलेंड्रिकल बॉडी रोल कर रही है, ठीक है। मान लिया कि स्फीयर का रेडियस r है, या अगर आप इसको सिलेंडर मानते हो, जैसे कि ये एक सिलेंडर है, सामने से आपको सिर्फ सर्कल दिखाई दे रहा होगा, तो इसका रेडियस r है क्रॉस सेक्शन का, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो कहता है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। Rolling friction is directly proportional to the normal reaction. दूसरा लॉ कहता है rolling friction is inversely proportional to radius. Rolling friction is inversely proportional to the radius of the rolling body. Obviously यही होगा। तो FR को अगर हम कंबाइन करें then it will be R upon R, और अगर इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करें then it will be mu into R by R, ठीक है। यस सर। अब एक बात हमेशा याद रखना, रोलिंग फ्रिक्शन मिनिमम होता है आउट ऑफ ऑल द फ्रिक्शंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो टॉर्क है वो इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही अप्लाई होता है। टॉर्क मींस बॉडी के ऊपर लगने वाली दो फोर्सेस जो कि अपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट करती हैं और वो बॉडी को
अबाउट एन एक्सिस रोल कराती हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इस ऑब्वियसली चलो ये कॉपी है, इसके ऊपर अगर मैं इस पेन को ऐसे रख दूं, ये रखा हुआ है अभी, यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, चलो इसको हमने ऐसे रखा हुआ है, स्टैटिक है ये, लेकिन अगर मैं हल्का सा एंगल चेंज कराऊंगा तो ये रोल करके नीचे आ गया ना। यस सर। जब बॉडी रोल करती है तो एक बात याद रखेंगे आप, जब बॉडी रोल करती है तो इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स फिक्स्ड एक्सिस, और वो फिक्स्ड एक्सिस क्या है, सेंटर के अबाउट, ठीक है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। अब आप मेरी ये दो उंगलियां देखो कैसे चल रही हैं, ऐसे, एक पीछे की तरफ जा रही है और एक आगे की तरफ जा रही है, तभी ये रोटेट कर पा रहा है ना। सो देयर आर टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग, ठीक है, जैसे कि सी सॉ होता है, सी सॉ के भी ऊपर टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट करती हैं, एक फोर्स नीचे एक्ट करती है तो दूसरी अपवर्ड्स एक्ट करती है, तभी सी सॉ ऐसे मूव कर पाता है ना। Yes. सो लाइक दिस ऑल्सो, अगर आप एक फोर्स को आगे की तरफ लेके जाएंगे तो दूसरी को ऑटोमेटिकली पीछे जाना पड़ेगा। आप दोनों को आगे की तरफ ले जाके इसको रोल नहीं करा सकते, इसको रोटेट नहीं करा सकते अबाउट एन एक्सिस। तो अगर आप इसको अबाउट एन एक्सिस रोटेट कराना चाहते हो, लाइक अ बॉल, बॉल को अगर आपने स्पिन कराना है तो ये वाली उंगली अगर आगे जाएगी तो ये वाला अंगूठा ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे ये नीचे और ये ऊपर, तभी बॉल स्पिन होगा, अदरवाइज बॉल स्पिन नहीं होगा, ठीक है। तो इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। जैसे कि अगर मैं एक स्क्वायर ले लूं तो ये वाले एंड के ऊपर फोर्स अगर अंदर की तरफ लगेगी तो इससे बाहर की तरफ जानी चाहिए, उसी केस के अंदर बॉडी रोटेट कर सकती है, अदरवाइज रोटेट नहीं कर सकती। लाइक अगर ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसको अगर आप एक टेंजेंशियल फोर्स इस तरफ लगाओ और एक टेंजेंशियल फोर्स इस तरफ लगाओ तो ये बॉडी ऐसे रोटेट करेगी, अदरवाइज बॉडी रोटेट नहीं कर सकती। तो बॉडी को रोटेट कराने के लिए वी मस्ट हैव टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। तो उसमें से एक फोर्स यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स होती है जिसकी वजह से बॉडी रोटेट करती है। तो ये बात आप तभी सीख सकते हो, बट द एलिमेंट्री आइडिया इज के frictional force is directly proportional to normal reaction like all other forces, but the new thing is that frictional force here is inversely proportional to radius. रेडियस जितना कम होगा फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही, रोलिंग फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। यस सर। तो क्लियर है बात, यहां से टॉपिक क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस सर। फ्रिक्शन यहां से खत्म, ठीक है। फ्रिक्शन के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो एज सच अलग से उतने ज्यादा नहीं होते हैं, आपके नॉर्मल वही रोलिंग के क्वेश्चंस होते हैं, मूविंग बॉडीज के क्वेश्चंस होते हैं। द ओनली थिंग इज कि उसमें फ्रिक्शन ऐड हो जाता है, जैसे कि हमने एक्सेलरेशन में देखा कि फ्रिक्शन उसके अंदर ऐड हो गया, ठीक है। तो अगर आपको फ्रिक्शन के क्वेश्चंस करने हैं तो पहले आपको अच्छे से फ्रिक्शन को पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी इसकी पढ़ना। अच्छा एक और बता दूं इंपॉर्टेंट बात, हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के सबसे आसान तरीके, आप ऑयलिंग कर सकते हो, ग्रीसिंग कर सकते हो, ल्यूब्रिकेशंस अप्लाई कर सकते हो। तब बॉडी क्या करती है, दो सरफेसेस इन कांटेक्ट के बीच में, जैसे कि हिंजेस होते हैं डोर के, वो कई बार डोर जैम हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसके ऑयलिंग कर देते हैं साइड में हिंजेस में, तो फिर वो फ्री हो जाता है, मूव करना इजीली हो जाता है उसको, ठीक है। गाड़ियों के डोर्स होते हैं, उसको साइड में हिंजेस होते हैं, वहां पर ग्रीजिंग की जाती है सो दैट कि आवाज ना आए गाड़ी के डोर खोलते हुए या ओपन करते हुए। ये सारी की सारी चीजें फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए की जाती हैं। हमारे शू सोल्स जो होते हैं उसके नीचे जो ग्रूव्स होते हैं वो ग्रूव्स घिस जाते हैं तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है तो जनरली स्लिप करना शुरू कर देते हैं शू सोल्स, है ना। इवन घर में हम लोग जो बाथरूम स्लीपर्स भी यूज करते हैं तो एट टाइम्स दे बिकम स्लिपरी। वो स्लिपरी क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उसका नीचे से जो सोल होता है वो घिस जाता है, तो प्रॉपर ग्रूविंग नहीं हो पाती। तो ऑल्दो फ्रिक्शन बेसिकली हमारी लगाने वाली फोर्सेस को डिक्रीज करता है तो हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, बट इज अ नेसेसरी इविल। इविल इसलिए क्योंकि ये हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करने को कहता है तो हमें काम ज्यादा करना पड़ेगा, बट स्टिल अगर ये ना हो तो वी विल नॉट बी एबल टू डू सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, लाइक कि हम मूव नहीं कर सकते, ठीक है, स्विफ्टली मूव नहीं कर सकते।
विद बैलेंस। ठीक है, अब अगर आप बिल्कुल जैसे एट टाइम्स कई किसी जगह हम लोग जाते हैं तो वहां का जो फ्लोर होता है वो वी फील, हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं उस पर चलने में, हमें लगता है कि यार ये स्लिप हो जाएगा, इट इज अ बिट स्लिपरी। ठीक है, लेकिन रोड पर आप नॉर्मली इजीली चल पाते हो, वहां स्लिप नहीं होते हो। लेकिन अगर किसी जगह ऑयलिंग ज्यादा हो जाए, कहीं ऑयल गिर जाए, देन इट बिकम्स स्लिपरी। तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है ऑयल वगैरह डालने से। तो हमारे लिए फ्रिक्शन क्या है, एक नेसेसरी इविल है, बट एट टाइम्स फ्रिक्शन इज वेरी नेसेसरी, खासकर रोलिंग फ्रिक्शन में। अगर रोलिंग बॉडीज के अंदर, जैसे आपकी टायर्स हैं गाड़ी के, वो रोल करते हैं, रोलिंग बॉडीज के अंदर अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाए, देन इट विल बी वेरी हार्ड टू अचीव सर्टेन स्पीड्स। तो उन स्पीड्स को अचीव करने के लिए हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन क्या हो, रिड्यूस हो जाए। ठीक है, यस ओके सर। सर। तो यहां तक का पार्ट, ये आपका चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन यहां से खत्म हुआ। ठीक है, तो फ्रिक्शन के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा, आप वो क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। और आज फ्राइडे है, तो ये बताएं क्या संडे को क्लास रखनी है, एक एक्स्ट्रा क्लास? सर संडे को सब मैथ्स नॉर्मल का ना सिलेबस के लिए टेस्ट है। सर मैथ्स का सर टेस्ट है। सर अब टेस्ट कितने बजे है? सर अभी वो नहीं बताया सर। सर वैसे आजकल 10 बजे रखवा रहे हैं। तो कोई बात नहीं बेटा, हम 8 o'clock रख लें या 9 to 10 रख लें। नहीं सर 10 बजे पहुंचना है सर के घर, यस वहां पर सर, तो इंस्टीट्यूट सर में। आप सर दोपहर की रख लो सर। 8:30 to 9:30 रख लें। सर तो इंस्टीट्यूट आना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन? नहीं 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 नहीं, परसों तो ऑनलाइन ही है बेटा, परसों संडे तो है। मतलब मंडे से ही आना है ना इंस्टीट्यूट? हाँ, मंडे से ही आना है। ओके सर। सर संडे की क्लास नॉर्मल सिलेबस के लिए? मैं तो पूछ रहा हूँ बेटा, आप लोग रिप्लाई करोगे तभी मैं हाँ सर, decide कर हाँ सकते सर हैं। मैं हाँ अवेलेबल। सर ले लो सर। है ना। तो क्योंकि अगर मान लो मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा, आप प्रिपेयर भी कर, मतलब उसको ट्राई भी कर लोगे, बट ऑब्वियसली वी हैव टू मूव फास्ट अब, क्योंकि अक्टूबर इज अप्रोचिंग फास्ट अगेन। तो हमें वर्क एनर्जी एंड पावर भी स्टार्ट करना होगा। वी वांट कि भाई टाइमली हमारा कोर्स तो खत्म हो और रिवीजन के लिए भी टाइम बचे, यस सर। है ना। बोलो। यस सर, कर सकते हैं। Yes, sir. संडे को सुबह 8:30 बजे। ठीक है सर। ठीक है, तो संडे सुबह 8:30 क्लास रखेंगे। फ्रिक्शन आज आप पढ़ेंगे आराम से, शाम तक मैं इसकी वीडियो और इसका असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा आपके पास। ठीक है, तो उसको आप ट्राई करेंगे एक बार, ज्यादा नहीं, 10-12 क्वेश्चंस ही होंगे, इतने ही सफिशिएंट हैं इसके लिए। ठीक है, ओके सर, ठीक है थैंक यू सर। सर। ठीक है बेटा, Thank you, sir. सो मच। थैंक यू सर। सर एंड एक और क्वेश्चन था आपका, मंडे को क्या टाइमिंग है जो हमको इंस्टीट्यूट? मंडे को बेटा 6 to 7। ओके सर। अभी इनिशियली वो 6 to 7 ही रखेंगे, परसों डिसाइड कर लेते हैं, बाकी टीचर्स का भी पता लग जाएगा क्या टाइमिंग है। तो ज्यादा सुटेबल जो टाइमिंग्स हैं वो परसों ही डिसाइड, मतलब मंडे को ही डिसाइड हो पाएंगे फिर। ओके। Sir, Rain and Man वाले questions भी send. हाँ, रेन एंड मैन वाले क्वेश्चंस भी कर लेंगे, चलो संडे को पहले वही कर लेंगे। सर Start वहीं वेक्टर्स से में करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी भी रह गया था। नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी मैंने पहले करा दिया था। नो सर, नहीं हुआ था। ग्राफ से बेटा, ग्राफिकली मैंने रिलेटिव वेलोसिटी करा दिया था, कोई इशू नहीं है। पहले आपका मंडे को रिलेटिव वेलोसिटी करा देते हैं, रेन एंड मैन करा देते हैं, और फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके सर। मंडे कह रहा हूँ, संडे को। यस सर। ठीक है, ओके सर। ओके। ऐसा और कोई टॉपिक रह गया हो तो ढूंढ लेना बेटा, मेरे को बता। ठीक है सर। ठीक है।